तो भाई लोग, तोया जो एक नॉर्मल लड़का था, गॉड की एक छुटकी सी मिस्टेक की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और अभी वो गॉड के सामने है, जो कि अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए उसे ऑफर देते हैं दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट होने का। और इसी के साथ वो उससे कहते हैं कि तुम चाहो तो अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड से किसी भी एक चीज को अपने साथ उस वर्ल्ड में ले जा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों की तरह नल्ला बेरोजगार था और उसे इंटरनेट का बड़ा गंदा शौक था, तो वो डायरेक्ट चुनता है फोन को ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर गॉड उससे कहते हैं कि वहां पर नेटवर्क होगा नहीं, क्या देखेगा भाई तू उसमें, तुम बस मुझे कॉल कर सकते हो इस फोन से और किसी को भी कॉल नहीं कर पाओगे। जिस पर तो यहाँ आनाकानी करता है, लेकिन तब तक गॉड उसे दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देते हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक जंगल में था और भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो निकल जाता है ऐसे ही देखने के लिए क्या चल रहा है। तभी उसके बगल से एक बग्गी निकलती है जो कि उसके सामने आकर रुक जाती है और उसमें से एक बंदा निकलता है जो कि उसके ड्रेसिंग सेंस को देखकर पूरी तरीके से पागल हो जाता है और कहता है कि वाह तुमने क्या कपड़े पहने हैं, चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ मेरी शॉप में चलो। और वो डायरेक्ट उसे अपनी शॉप में ले जाता है, जहाँ पर पहुंचते ही वो भैया हमारे तोया से कहता है कि कपड़े उतारो, मैं इसके बदले तुम्हें अच्छे खासे मनी पे करूंगा। अब हमारे तोया को भाई इस दुनिया में रहने के लिए कुछ पैसा तो चाहिए था, तो वो यहाँ पर कपड़े उसे दे देता है, जिसके बदले उसे अच्छा खासा अमाउंट भी मिलता है और कुछ नए कपड़े भी मिलते हैं उस वर्ल्ड के, जिसे पहनकर वो टनाटन रेडी हो जाता है और फिर वापस से एक्सप्लोरेशन के लिए सिटी को देखने के लिए निकल जाता है। वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे एक गली में कुछ गुंडे दिखते हैं जो कि दो लड़कियों से एक सामान को छीन रहे थे, लेकिन वो लड़कियां देना नहीं चाहती थी, जिस वजह से ये दोनों गुंडे हाथापाई पे उतर जाते हैं। हमारा बंदा मेन कैरेक्टर था तो वो बचाने के फर्ज के चक्कर में चला जाता है अंदर, जिस पर वो गुंडे उससे वहां पर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारा बंदा एक पत्थर उठाता है और उस चीज को ही तोड़ देता है। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन वो गुंडे गुस्सा हो जाते हैं और उनमें से एक तोया के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन गॉड ने तोया को भेजने से पहले उसे बहुत सारी पावर्स दे के रखी थी, जिससे कि हमारा बंदा उस गुंडे को धूल चटा देता है और दूसरे वाले गुंडे को ये दोनों लड़कियां संभाल लेती हैं। अब हमारे बंदे ने इन लड़कियों का सामान तोड़ दिया था, तो वो उन्हें एक गोल्ड कॉइन देता है और उनसे माफी भी मांगता है। यहाँ पर ये दोनों लड़कियां तोया को अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। वो दोनों ट्विंस हैं, उनका नाम है एल्जे और लिंजे और वो इस सिटी में काम करती हैं। तोया उनसे कहता है कि क्या तुम मुझे कोई अच्छा सा होटल बता सकते हो जहाँ पर मैं रह सकता हूँ, जिस पर ये दोनों ही लड़कियां उसे उस होटल में ले जाती है जहाँ पर वो खुद भी रह रही थी। तोया भाई यहाँ पर इतना बड़ा रिजलर था कि वो एक ही बार में वहाँ की रिसेप्शनिस्ट को इम्प्रेस कर देता है और 1 महीने के लिए वहाँ पर कमरा ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों बैठकर एक जगह पर चाय पी रहे होते हैं और बात करते हैं। अब इन लड़कियों को तोया से ज्यादा इन सिटी के बारे में मालूम था, तो तोया उनसे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं यहाँ पर कहाँ पर काम करके पैसे कमा सकता हूँ, जिस पर ये दोनों ही लड़कियां उसे एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन करने के लिए कहती हैं उसके साथ, जिस पर हमारा बंदा मान जाता है और वो यहाँ पर ये दोनों लड़कियां उसे एडवेंचर गिल्ड के बारे में बताती हैं कि आखिर वो क्या होता है। अब आप लोगों को पता है इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो फिर ये लोग एडवेंचर गिल्ड में हमारे तोया का रजिस्ट्रेशन करा देती हैं अच्छी तरीके से। अब हमारा बंदा मिशन बोर्ड पर मिशन को देख रहा होता है, लेकिन उसको इस दुनिया की लैंग्वेज ही नहीं आती है, तो वो यहाँ पर थोड़ा एम्बेरस होते हुए इन दोनों लड़कियों से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए मिशन सेलेक्ट कर सकती हो। इस पर एलजी उससे बोलती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर वो चाहे तो हमारे साथ टीम अप कर सकता है। इस पर हमारा बंदा मान जाता है। अब भैया मिशन तो तोया को मिल गया था, लेकिन उसके पास लड़ने के लिए कोई वेपन नहीं था, तो ये दोनों लड़कियां उसे वेपन शॉप में ले जाकर एक अच्छी खासी स्वॉर्ड दिलवाती हैं। जिसके बाद वो लोग अपने मिशन पे जाते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत सारे वुल्फ से फाइट करनी थी। वो लोग अपनी मैजिक का यूज करते हैं, हमारा बंदा अपनी स्वॉर्डमैनशिप का यूज करता है और उन सबको खत्म कर देता है। जिसके बाद वो लोग उस वुल्फ के सर से हॉर्न को कलेक्ट कर एडवेंचर गिल्ड में जमा कर देते हैं, जहां से उन्हें सिर्फ 18 कॉइंस मिलते हैं और इतने इनके लिए इनफ थे। यहाँ पर ये लोग कैफे में बैठकर आराम से चाय बिस्किट के मजे ले रहे होते हैं। तभी हमारा बंदा इन दोनों से कहता है कि क्या तुम दोनों मुझे यहाँ पर मैजिक और यहाँ की लैंग्वेज सिखा सकती हो। जिस पर एल्जे बताती है कि लिंजे सिखाने में काफी ज्यादा ही माहिर है, वो तुम्हें मैजिक और लैंग्वेज दोनों ही सिखा देगी। और एल्जे उसे बताती है कि मैजिक सीखने के लिए एप्टीट्यूड पता होना काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने तोया को एप्टीट्यूड के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो वो उनसे कहता है कि आज तक मैंने अपना एप्टीट्यूड चेक नहीं किया। ये सुनकर एल्जे कुछ स्टोन्स को बाहर निकालती है जो कि एप्टीट्यूड चेक करने में मदद करते हैं। लिंजे यहाँ पर एक स्टोन यूज करके दिखाती है जो कि वाटर एलिमेंट का था और इससे पता चलता है कि लिंजे की एलिमेंटल पावर वाटर है।
यहाँ पर हमारा टोया भी वाटर स्टोन को यूज करता है और उसमें से काफी सारा पानी निकलने लगता है। फिर वो धीरे धीरे कर हर एक स्टोन को यूज करता है और पता चलता है कि वो हर एक एलिमेंटल मैजिक को यूज कर सकता है। यहाँ पर वो एक स्टोन को देखता है जो कि काफी अलग रखा हुआ था, वो उसको भी यूज करने की ट्राई करता है, जिस पर यहाँ पर ये दोनों बताती हैं कि ये स्टोन बहुत कम लोग यूज कर पाते हैं क्योंकि इसका मैजिक बहुत ज्यादा ही हार्ड होता है। लेकिन टोया ठहरा मेन कैरेक्टर, वो उस स्टोन का यूज करता है और भाई पहला स्पेल टेलीपोर्टेशन स्पेल करता है। भगवान की वजह से हमारे बंदे को सारी पावर मिल चुकी है। वो यहाँ पर पोर्टल के अंदर सर डालता है जो कि डायरेक्ट जंगल में जाकर खुलता है। ये मैजिक लीजा और एल्जा को भी काफी अच्छा लगता है तो वो भी देखने के लिए पोर्टल में सर डाल देती हैं, लेकिन भाई वो दोनों ही वहाँ पर फंस जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वापस से अपने होटल आ जाते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात होटल की ओनर से होती है और उन्हीं के साथ एक और लड़की थी। ओनर बताती है कि ये मेरी दोस्त है जो कि एक बेकरी चलाती है, इसकी मदद से आज हम होटल का मेन्यू थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओनर उन लोगों से कुछ सजेशन मांगती है, जिस पर हमारा टोया थोड़ा सा सोचता है और उनसे कहता है कि हम लोगों को मेन्यू में आइसक्रीम ऐड करनी चाहिए। लेकिन भाई ये तो उसके वर्ल्ड की डिश थी, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं था। तो हमारा बंदा अपना दिमाग इस्तेमाल करता है या कहें कि अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है और आइसक्रीम की रेसिपी निकाल कर उन लोगों के लिए एक मस्त सी आइसक्रीम बना देता है, जिसे खाते ही उन लोगों के भाई मुंह में पानी आ जाता है, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है और ओनर तुरंत उस आइसक्रीम को अपनी मेन्यू में ऐड करने का डिसाइड कर लेती हैं और बेकरी ओनर टोया को थैंक यू कहती हैं उसकी मदद करने के लिए। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर लिंजे और एल्जे एक लेटर को डिलीवर करने के लिए रॉयल किंगडम जा रही होती हैं। आखिर तुमने ये लेटर डिलीवरी का काम क्यों लिया, जबकि तुम कुछ स्लाइम्स को मारकर उतने ही रुपए ले सकती हो जितने की तुम्हें ये डिलीवरी कर मिलेंगे। जिस पर लिंजे कहती है कि नहीं, स्लाइम्स को मारने के बाद हमारे कपड़े फट जाते हैं क्योंकि वो स्लाइम्स एसिड के बने होते हैं और वैसे भी हमें थोड़ा एडवेंचर करना था, इसीलिए तो हमने ये मिशन लिया। यहाँ पर ये दोनों सोचने लगती हैं कि हम रॉयल किंगडम में आखिर रहेंगे कहाँ, जिस पर हमारा टोया कहता है कि अरे तुम क्या जा रहे हो, एक काम करो मेरे टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर तुम वहाँ पर लेटर देकर तुरंत यहाँ पर आ जाओ। जिस पर वो दोनों ही मना कर देती है कि नहीं, हम ऐसे ही एडवेंचर करना चाहते हैं। अचानक से उन्हें लड़ाई की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं एक जापानीज लड़की को जिसके ऊपर कुछ गुंडे अटैक कर रहे थे, जिनसे कि वो अकेले ही फाइट कर रही थी। तो टोया डिसाइड करता है उसकी मदद करने की और ये तीनों मिलकर उन सभी को ढेर कर देते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं और एक सेफ जगह पर ले जाते हैं। वो लड़की बताती है कि उसका नाम कोकोनोई है। उसका नाम सुनते ही हमारा टोया समझ जाता है कि ये एशिया साइड जापान से है। वो लड़की बताती है कि इस शहर में उसका सारा सामान चोरी हो चुका है और अब उसके पास कुछ भी नहीं है। तभी उसके पेट में से आवाज आने लगती है और उसे भूख लग रही थी, तो हमारे बंदे लोग उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और कुछ खाना खिलाते हैं। टोया उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर वो खाना खाते हुए बताती है कि वो एक स्वॉर्ड्समैन फैमिली से बिलोंग करती है और वो अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए रॉयल किंगडम जा रही थी ताकि वो अपने ब्रदर और फादर की तरह एक महान स्वॉर्ड्समैन बन सके। अब ये लोग भी भाई रॉयल किंगडम ही जा रहे थे, तो वो इससे पूछ ही लेते हैं कि क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगी, जिस पर वो झट से मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग घोड़ा गाड़ी पर बैठ के आराम से रॉयल किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं और ये जो घोड़ा गाड़ी होती है उसे चला रही होती है ये लड़की। उसे देखकर टोया काफी इंप्रेस होता है। लिंजे टोया को एक बुक देती है जिसमें बहुत सारे स्पेल्स लिखे हुए थे। टोया उनमें से एक स्पेल को पढ़ता है जिससे कि वो कोकोई की बिना छुए रिबन को अपने हाथ में समन कर लेता है। वो एक और स्पेल करता है जिससे कि उसके सुनने की और देखने की शक्ति बढ़ जाती है। उसे सुनाई देता है कि कोई उसे मदद के लिए बुला रहा है, तो वो कोकोई से जल्दी से गाड़ी भगाने के लिए कहता है। वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि कुछ सोल्जर्स लिजार्ड मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। टोया और उसकी पूरी टीम उन मॉन्स्टर से फाइट करती है और उन्हें हरा देती है और उसी के साथ वो उस आदमी को भी पकड़ लेते हैं जो कि इन मॉन्स्टर्स को समन कर रहा था। सोल्जर्स उन्हें थैंक यू कहते हैं उनकी मदद करने के लिए। तभी बग्गी के अंदर से भी एक लड़की मदद के लिए बुलाती है। वो लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं उस लड़की का बटलर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। उसके सीने में एरो घुस गया था, जिस वजह से वो लड़की काफी परेशान हो रही थी। तो यह उस लड़की को शांत करता है और फिर गॉड के दिए हुए एंशिएंट हीलिंग मैजिक से उस बटलर की इंजरी को पूरी तरीके से हील कर देता है, जिससे कि वो बटलर वापस से होश में आ जाता है और उन सभी से जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। जिसके बाद वो इस लड़की का इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि ये किंग के भाई की बेटी है और इसका नाम सुशी है। ये सुनते ही ये तीनों लोग झुक जाते हैं। अब हमारा टोया तो इन्हें अच्छी तरीके से जानता नहीं था, इसीलिए वो उनसे कहता है कि क्या मुझे भी झुकना पड़ेगा, जिस पर सुशी कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम लोगों ने हमें बचाया है तो ये सब मत करो। बटलर टोया की टीम से पूछता है कि क्या वो रॉयल किंगडम तक के उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिस पर टोया सोचता है और कहता है कि यार
हाँ वैसे भी हम लोग रॉयल कैपिटल चले, चलो ये भी कर लिया जाए। तो वो इस चीज के लिए हाँ कर देता है। एक लंबे से सफर के बाद वो लोग सेफली रॉयल किंगडम तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सूसी का फादर एल्फ्रेड उन लोगों का स्वागत बहुत अच्छी तरीके से करता है। और जब उसे पता चलता है कि हमारे तोया ने सूसी को कुछ मॉन्स्टर से बचाया था, तो वो काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है और उसका धन्यवाद करता है और वो उसे अपने ही मेंशन में चाय पर इनवाइट करता है। यहाँ पर एल्फ्रेड उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है, जिस पर तोया उसे बताता है कि उसे एडवेंचर गिल्ड का एक क्वेस्ट मिला था जिसमें उसे एक लेटर को डिलीवर करना है, इसीलिए वो यहाँ पर आया था। यहाँ पर एल्फ्रेड कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हें अपनी पूरी फैमिली के साथ शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन सूसी की जो मॉम है उनकी तबीयत काफी ज्यादा ही खराब रहती है, क्योंकि उन्हें एक बहुत घातक बीमारी है जिससे कि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। ये बोलते हुए ये दोनों काफी ज्यादा ही दुखी हो जाते हैं, जिस पर तोया उनसे पूछता है कि क्या उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। एल्फ्रेड कहता है कि हाँ, इसका इलाज है। इस बीमारी को सिर्फ एक नल मैजिक यूजर ही खत्म कर सकता है, और आज के समय में एक नल मैजिक यूजर ढूंढना काफी ज्यादा ही मुश्किल हो गया है। अब ये सुनकर ये तीनों लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है, क्योंकि हमारे बंदे को भाई नल मैजिक आता था। फिर हम देखते हैं कि तोया उनकी वाइफ के पास पहुंच जाता है और अपने नल मैजिक का यूज करते हुए, मतलब वही एंशिएंट हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए उनकी आंखों को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। इतने सालों बाद अपनी फैमिली को देखकर सूसी की मॉम काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाती हैं और रोते हुए उन दोनों को गले से लगा लेती हैं। अब हमारे बंदे ने इतना बड़ा काम किया था, तो एल्फ्रेड उसे रिवॉर्ड के तौर पर 40 प्लेटिनियम कॉइन्स देता है, जो कि भाई गोल्डन कॉइन से काफी ज्यादा ही महंगे होते हैं। और इसी के साथ उसकी पूरी टीम को रॉयल किंगडम का बैच भी देते हैं, जिससे कि अब कोई भी सरकारी आदमी इन्हें किसी भी चीज के लिए रोक नहीं पाएगा। यहाँ पर हमारी टीम का इतना काम तो खत्म हो चुका था, तो वो सबसे पहले लेटर को डिलीवर करते हैं। और यहाँ पर जो हमारी जापानीज गर्ल थी वो भी डिसाइड करती है कि भाई वो इन्हीं के साथ रहेगी, क्योंकि इनके साथ रहने में कुछ ज्यादा ही एडवेंचर मिल रहा है बंदी को। यहाँ पर ये सभी लोग रॉयल किंगडम में आराम से घूम रहे होते हैं, तभी तोया को एक बच्ची दिखती है जो कि काफी ज्यादा ही डरी लग रही थी। तोया जब उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तो वो बताती है कि वो अपनी बहन से बिछड़ गई है और खो गई है। ये कहकर वो रोने लग जाती है। तोया यहाँ पर अपना स्मार्टफोन निकालता है और जीपीएस से उसकी बहन का लोकेशन पता कर लेता है। वाह, लगता है नोकिया 500 है, कहीं भी कभी भी चल जाता है। हाँ, बैक टू द टॉपिक। और फिर उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस बच्ची को उसकी बहन से मिलवा देता है। वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिस पर हमारा बंदा कहता है इसकी जरूरत नहीं। इसके बाद वो लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और हमारे बंदे को एक शॉप में एक बहुत अच्छा कोट पसंद आता है, जिसे कि वो खरीद लेता है। जब वो इन लोगों को ये कोट दिखाता है, तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये कोट काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, और सही में इसके ऊपर अच्छा लग रहा था। जिसके बाद ये लोग अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर वापस से अपने शहर की तरफ निकल जाते हैं। अगले दिन तोया ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने होटल जाता है, जहाँ पर उसे दो बंदे दिखते हैं जो कि काफी ज्यादा ही बोर हो रहे थे। तो उनकी बोरियत को दूर करने के लिए तोया जापानीज चेस बनाता है और उन्हें खेलना भी सिखा देता है, जिससे कि उनका मन और बोरियत दोनों ही दूर हो जाती है। यहाँ पर तोया अपनी सीट पर बैठता है और देखता है कि यार एल्जे और लिंजे कहाँ चले गए। वो इस बारे में ओनर से पूछता है, तो ओनर बताते हैं कि वो मेरे दोस्त की बेकरी में गई है तुम्हारी बनाई हुई डिश को ट्राई करने के लिए। थोड़ी देर बाद वो लोग तोया की बनाई हुई आइसक्रीम को वहाँ पर लेके आ जाते हैं। तोया उस आइसक्रीम को सूसी के लिए भी ले जाता है, जो कि उसे काफी ज्यादा ही पसंद आती है। उसे एल्फ्रेड भी खाते हैं और उन्हें भी ये काफी ज्यादा ही डिलीशियस लगती है। फिर तोया उनके साथ भी चेस खेलता है और ये गेम एल्फ्रेड को इतना पसंद आता है कि दिन से लेकर रात तक की वो उसके साथ खेलते चले जाते हैं। हमारे बंदे की तो हालत पतली हो जाती है और वो उनसे कहता है कि अब मैं घर जा रहा हूँ, जिस पर पहले तो वो उसे रोकते हैं, लेकिन उसकी बुरी हालत देखकर वो उसे जाने देते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर अब ये सब लोग मिलकर जाने वाले थे एक खतरनाक मिशन पर, जहाँ पर इनकी फाइट होती है एक डार्क नाइट से, जिसे कि वो अपनी टीम वर्क की मदद से इजीली डिफीट कर देते हैं और फिर थक हार कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। लिंजे तोया से कहती है कि ये एक एंशिएंट सिटी हुआ करती थी, शायद यहाँ पर हमें कोई ट्रेजर मिल जाए, हमें सर्च करना चाहिए। तो तोया अपनी सर्च मैजिक की मदद से वहाँ पर सर्च करता है और उसे एक खंडर में कुछ मिलता है। वो लोग उस खंडर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर भैया बहुत ज्यादा ही अंधेरा था। वो लोग उस खंडर के अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा दरवाजा दिखता है, जिसमें एंशिएंट लैंग्वेज से कुछ लिखा हुआ था। अब उन लोगों को वो लैंग्वेज आती नहीं थी, लेकिन हमारा बंदा अपने स्मार्टफोन की मदद से उसकी फोटो खींच लेता है। वहाँ पर उन लोगों को एक गेट खोलने की चीज दिखती है, जिसे कि सिर्फ एक अर्थ मैजिक यूजर ही एक्टिवेट कर सकता था। तो यहाँ पर अपना तोया अपने अर्थ मैजिक का यूज करता है और उस गेट को इजीली खोल देता है। जब वो लोग उस गेट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक
फॉसल दिखता है जिसे जैसे ही तोया टच करता है तो वो फॉसल उसकी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है और वो अचानक से जिंदा होने लग जाता है, जिससे कि वो खंडर टूटने लग जाता है। तो तोया जैसे तैसे कर अपने पोर्टल का यूज करता है और उन सबको उस खंडर से बाहर निकाल लेता है और अचानक से वो फॉसल एक स्पाइडर में बदल जाता है जो कि आते के साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर तोया की पूरी टीम अपने मैजिक से उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो स्पाइडर उनके मैजिक को अब्सॉर्ब कर लेता है और उन्हीं के ऊपर उल्टा अटैक कर देता है। कोकोनोए अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करती है, पर वो अपने आप को इंस्टेंट रीजनरेट कर लेता है, जिससे कि भाई इनके सारे अटैक उसके ऊपर बेकार पड़ रहे थे। तभी हमारा बंदा देखता है कि उस स्पाइडर के अंदर एक कोर है, तो वो समझ जाता है कि इस कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये स्पाइडर खत्म हो जाएगा। तो वो लिंजे के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और जैसे तैसे कर उस स्पाइडर के पास पहुंचकर अपने रिप्लेसमेंट मैजिक का यूज करता है, जिससे कि उसका कोर उसकी बॉडी से निकलकर हमारे बंदे के हाथ में आ जाता है, जिसे कि एल्सिफ तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देती है। उस कोर के डिस्ट्रॉय होते ही वो मॉन्स्टर भी खत्म हो जाता है। फिर तोया तुरंत ही रॉयल पैलेस जाता है एल्फ्रेड को इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए और वो उसे उस गेट की फोटो भी दिखाता है और कहता है कि कुछ दिनों में मैं इसकी हार्ड कॉपी बनाकर आपके पास ले आऊंगा। फिर हम देखते हैं कि तोया उस फोटो की हार्ड कॉपी बना लेता है और उसे डिलीवर करने के लिए रॉयल पैलेस जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है कि एल्फ्रेड काफी ज्यादा ही जल्दी में कहीं जा रहे थे, लेकिन तोया को देखते ही वो रुकते हैं और उसे हड़बड़ाते हुए बताते हैं कि किंग को किसी ने जहर दे दिया है और हमें तुम्हारी जरूरत है। तो तोया तुरंत ही उनके साथ कासल के लिए निकल जाता है। रास्ते में एल्फ्रेड बताता है कि मुझे लगता है कि किंग को जहर देने का काम मिसफिट किंगडम के किंग ने ही किया होगा, क्योंकि वो हमारे किंगडम को काफी सालों से हड़पना चाहते थे। थोड़ी देर में वो लोग कासल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एंटर करते ही उनकी पहली मुलाकात बेल्सा नाम के एक बंदे से होती है, जो कि एल्फ्रेड से कहता है कि किंग की हालत काफी ज्यादा ही खराब है, मुझे लगता है कि अब वो जिंदा नहीं बचने वाले। एल्फ्रेड कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, वो तो देखा जाएगा, और ये कहकर वो किंग के रूम के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर सही में किंग की हालत काफी ज्यादा ही खराब थी और उनके बीवी बच्चे रो रहे थे। लेकिन अब हमारा बंदा वहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि अपनी रिकवरी मैजिक की मदद से किंग के अंदर से सारे पॉइजन को बाहर निकाल देता है। पहली बार किसी नल मैजिक यूजर को देखकर किंग काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग थे किंग की जान बचाने के लिए अपने तोया को शुक्रिया करते हैं। और हरे बाल वाली लड़की जो कि किंगडम की ऑफिशियल मैजिशियन थी, वो भी हैरान थी कि तोया एक नल मैजिक यूज कर सकता है। वो तोया को देखकर काफी ब्लश कर रही होती है। तभी एल्फ्रेड किंग से पूछता है कि आपको क्या लगता है आपको पॉइजन किसने दिया होगा। इस बात पर किंग के जनरल बोलने लगते हैं जब किंग ने वाइन पी थी तभी उनकी हालत खराब होना स्टार्ट हो गई थी। मुझे तो लगता है कि जिसने वाइन सर्व की है वही दोषी है। तो वो लोग सबसे पहले वाइन सर्व करने वाली मेड को बुलाते हैं और ये वही डेमी ह्यूमन थी जिसकी बहन को हमारे तोया ने परसों बचाया था। तोया उसे देखते ही पहचान जाता है और किंग से कहता है कि मैं तो इसे जानता हूँ, ये ऐसा कर ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर पॉइजन वाइन में होता तो उस वाइन को पीने वाले सारे लोगों के ऊपर पॉइजन का असर होता, ना कि सिर्फ किंग के ऊपर। तो मुझे लगता है कि पॉइजन किसी और चीज में था। ये कहकर तोया उनसे कहता है कि मुझे वहाँ ले चलिए जहाँ पर ये सारा काम हुआ था। तो वो लोग उसे पार्टी हॉल में ले जाते हैं। जनरल उसे वो वाइन की बोतल भी दिखाता है जिसे पीने के बाद किंग की हालत खराब हो गई थी। लेकिन हमारे बंदे को इतना पता था कि वाइन में पॉइजन नहीं मिलाया गया है, तो वो अपने सर्चिंग मैजिक का यूज करता है और पूरे रूम को स्कैन करता है और तभी उसे पता चल जाता है कि वो पॉइजन कहाँ पर था। वो यहाँ पर किंग से कहता है कि उस टाइम पर जो भी इस रूम में था उन सभी को यहाँ पर बुलाया जाए। थोड़ी देर में सब लोग आ भी जाते हैं। उनमें से एक बेल्जा भी था जो कि आते के साथ ही साथ किंग को ठीक ठाक देखकर काफी ज्यादा ही हैरान था। किंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे ठीक देखकर खुश नहीं हो, जिस पर वो कहता है कि अरे अरे किंग, मैं आपको देखकर खुश क्यों नहीं होऊंगा, बिल्कुल मैं आपको देखकर खुश हूँ। जिस पर किंग कहते हैं कि चलो इसी बात पर ये वाइन पियो, और ये उसी गिलास में वाइन देते हैं जिस गिलास में किंग ने वाइन पी थी। लेकिन भाई बेल्जा उस ग्लास को देखते ही दूर हटने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं वाइन नहीं पीऊंगा। लेकिन वो लोग जबरदस्ती पकड़कर उसे वाइन पिला देते हैं। वाइन पीते ही वो कहता है कि अरे अरे इसमें पॉइजन है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि हकीकत में जो पॉइजन था वो वाइन में नहीं था, वो ग्लास में था और उसे मिलाया था बेल्जा ने, ताकि वो किंग का खेल खत्म कर सके। अब सच्चाई सामने आने के बाद बेल्जा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपना जो तोया था वो अपने मैजिक से उसे गिरा देता है और फिर वहाँ पर बेल्जा का खेल खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि भाई जो प्रिंसेस होती है वो अपने तोया से काफी ज्यादा ही इम्प्रेस हो चुकी थी। जब ये लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे तब अचानक से प्रिंसेस को पता नहीं क्या होता है, वो अपने फादर से खुला कह देती है कि मैं तोया से शादी करूंगी। ये सुनकर हमारे तोया की भाई सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि क्या
ये क्या कह रही है। और भाई क्योंकि हमारा बंदा एक सिग्मा मेल था, खतरनाक वाला लौंडा, और उसके बाप की जान भी बचाई थी। इस चीज पर भाई किंग भी हाँ हाँ कहने लगते हैं, जिस पर तोया कहता है कि अरे ऐसे कैसे, ये तो अभी मुझे जानती भी नहीं है कि मैं कैसा हूँ। जिस पर किंग बताते हैं कि लूमिनस के पास एक डिवाइन आई है जिससे कि वो बता सकती है कि कोई भी इंसान कैसा है, और इसने देख लिया है कि तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए हम भी शादी के लिए राजी हैं। लेकिन हमारा बंदा कहता है कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता, हमारे शहर में 18 साल की एज होती है शादी करने की, उससे पहले नहीं किया जा सकता। जिस पर किंग कहते हैं कि ठीक है, तुम 2 साल तक की इसके साथ रह के देखो, अगर उसके बाद भी तुम कन्विंस नहीं हुए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब भाई हमारा बंदा बुरी तरीके से फंस चुका था, तो वो अपने होटल के बेड पर लेट कर सोच रहा था कि भाई अब क्या करूँ। तभी अचानक से गॉड का फोन आता है, जो कि उसके मजे लेते हुए कहते हैं कि और बताओ तुम्हारी दुल्हन कैसी है, अब उसके साथ अच्छे से रहना, दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर मत काटना। फिर कॉल कट जाता है और हमारा बंदा आराम से सो जाता है। अगले दिन वो लूमिना को लेकर अपनी टीम के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि आज से लूमिना भी उनकी टीम का एक पार्ट होगी, और कल जो कुछ भी हुआ था उन सारी चीजों के बारे में वो उन सबको बता देता है, जिसे सुनने के बाद ये लोग काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूमिना भाई पूरी तैयारी से आई थी, उसने अपना एडवेंचर गिल्ड कार्ड भी बनवा लिया था और एक मिशन भी ले लिया था, जिसमें उन सभी को मिलकर एप्स के पूरे ग्रुप को हंट करना था। तो वो लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं पूरी टीम लेकर। काफी देर ढूंढने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो लूमिनस यहाँ पर अपना समनिंग मैजिक यूज करती है और बहुत सारे वुल्फ्स को समन कर उनसे कहती है एप्स को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर में वो वुल्फ्स एप्स को ढूंढ लेते हैं और उन्हें अपने पीछे भगाते हुए अपनी टीम के पास ले आते हैं, और यहाँ पर स्टार्ट होती है फाइट भाई, जहाँ पर लूमिनस भी अपना भाई अच्छा खासा एरो वाला मैजिक दिखाती है और उन सबको मारने लग जाती है। ये सभी लोग अपने टीम वर्क की मदद से इजीली उन एप्स का खेल खत्म कर देते हैं। यहाँ पर तोया सोचने लगता है कि अब मैं वापस से गिल्ड में जाऊंगा और इतनी प्यारी और क्यूट लड़कियों को मेरे साथ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा ही जल जाएंगे और मुझे एक रिजलर समझेंगे। फिर हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर लूमिना हमारे बंदे को सिखा रही होती है समनिंग मैजिक, और हमारा बंदा करता है और भैया वो अपने पहले ही समन में एक हेवनली बीस्ट को समन कर लेता है, जो कि व्हाइट टाइगर था। व्हाइट टाइगर तोया को देखकर बड़ा हैरान था कि भाई एक नॉर्मल इंसान ने मुझे कैसे समन कर लिया। तो वो तोया के पास जाकर उससे कहता है कि अपने हाथ को सर पर रखो ताकि वो उसके पावर को महसूस कर सके। तोया जैसे ही उसके सर पर हाथ रखता है और अपना माना रिलीज करता है, भैया वो व्हाइट टाइगर उसके माना को झेल ही नहीं पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने बंदे के आगे घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि मैं आपको अपना मास्टर मानता हूँ। और फिर व्हाइट टाइगर तोया से कहता है कि आप मुझे कुछ नाम दीजिए। तो तोया यहाँ पर थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि तुम्हारा नाम कोहाकू होना चाहिए, और उसका नाम कोहाकू पड़ जाता है। कोहाकू यहाँ पर तोया से कहता है कि मैं आपके साथ थोड़ी देर इस सिटी में घूमना चाहता हूँ, जिस पर तोया मना कर देता है क्योंकि भाई वो एक खतरनाक हेवनली बीस्ट था, लोग उसे देखकर डर जाते। तो यहाँ पर क्या करता है कोहाकू, अपना एक चीबी फॉर्म बना लेता है, जो कि सही में बहुत क्यूट सा टाइगर का बच्चा लग रहा था, जिसे कि भाई लूमिनस तुरंत ही गोद में ले लेती है और कहती है कि वाओ ये कितना ज्यादा ही क्यूट लग रहा है। बाकी लड़कियां भी यहाँ पर उसके साथ खेलने लग जाती हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर इन लोगों को एक क्विस्ट मिला होता है, जहाँ पर उन्हें एक कासल के अंदर सर्च करना था स्लाइम्स को और उन्हें खत्म करना था। इस क्विस्ट से लड़कियां ज्यादा खुश नहीं लग रही थी क्योंकि भाई वो स्लाइम उनके कपड़ों को पिघला देता है, लेकिन हमारा जो बंदा था वो एक नंबर का ठरकी था, वो तो भाई पूरा एक्साइटेड था कि अब आएगा असली मजा। वो लोग थोड़ी ही देर में उस कासल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो कासल के अंदर पहुंचते हैं वैसे ही तोका के ऊपर कोई हार्ड चीज गिरती है, जो कि उसके सर पर गिरते ही अचानक से सॉफ्ट हो जाती है, और वो एक स्लाइम था जो कि तुरंत ही उन्हें देखने के बाद भाग जाता है। यहाँ पर वो लोग सर्च स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लाइब्रेरी मिलती है और एक बुक मिलती है जिसमें कि बहुत सारी स्लाइम्स के बारे में चीजें लिखी हुई थी। अब इन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता था, तो वो उस बुक को अपने पास रख लेते हैं। यहाँ पर भाई बहुत सारे एसिड वाले स्लाइम थे जिन्हें देख कर इन लोगों की बैंड बज रही होती है, लेकिन इस पर हमारा बंदा बिल्कुल नॉर्मल था, मानो कि वो चाहता ही था कि इन लोगों के कपड़े गायब हो जाए। यहाँ पर स्लाइम इन लोगों को घेर लेते हैं। लिंजे यहाँ पर अपना मैजिक का यूज करने वाली थी, लेकिन तोया उसे रोक लेता है और कोहाकू से उन स्लाइम्स को खत्म करने के लिए कहता है। कोहाकू यहाँ पर रॉर अटैक करता है, लेकिन उससे उन स्लाइम्स को ज्यादा असर नहीं होता है और वो वापस से उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। अब इन लोगों के पास भागने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, तो वो लोग नेक्स्ट फ्लोर की तरफ भागने लग जाते हैं, लेकिन अचानक से एल्जे स्लिप कर जाती है और फिर धीरे धीरे कर ये सभी लोग स्टेयर से नीचे स्लिप करने लग जाते हैं। लेकिन कोहाकू कैसे भी कर अपने बंदे को बचा लेता है, लेकिन वो लड़कियां स्लाइम्स के ऊपर गिर जाती हैं और वो स्लाइम्स उनके कपड़ों को पिघलाने लग जाता है। और यहाँ पर हमारा बंदा उनकी मदद करने के बजाय उन्हें ताड़ रहा था, और जब उसका ये ताड़ना वाड़ना खत्म हो जाता है तो वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और उन्हें अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। यहाँ पर उन लोगों के कपड़ों की हालत खराब हो चुकी थी और उन्हें ऐसी हालत में हमारा बंदा देखकर काफी ज्यादा ही ब्लश मार रहा होता है, जो कि भाई एल से देख लेती है और अपने खतरनाक पंच से हमारे बंदे को ढेर कर देती है। अब इन सब चीजों के बाद वो
लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे उन लोगों को कुछ अजीब से स्टैचू दिखते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारे बंदे के अंदर कुछ ठरक जागती है और वो ये सब करने लग जाता है। और अचानक से वो बलून से नीचे गिर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि भाई ये तो हकीकत में स्लाइम्स थे, जो कि हमारे तोकाई के जैसे बहुत बड़े ठरकी हैं। उन्हें छोटी छोटी चीजों को बड़ा करने में काफी ज्यादा ही शौक है। तभी अचानक से उनकी नजर लूमिनस पे पड़ती है, जिसके बहुत छोटे थे, तो वो उसके बड़े करने के लिए डायरेक्ट उसके पास भागते हैं। लेकिन लूमिनस यहाँ पर अपनी मैजिक पावर का यूज करती है और उनके खत्म कर देती है। इसके बाद ये लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर एक स्केलेटन था और उन्हें पता चलता है कि यही बंदा है जिसने कि इन सारी स्लाइम्स को बनाया है, ताकि वो अपने अंदर की हवस की आग को मिटा सके, क्योंकि ये स्लाइम्स ये भी कर सकते हैं। हाँ, और ये सारे स्लाइम्स जो थे उन्होंने कुछ भी पहन के नहीं रखा था, तो जितनी भी लड़कियां होती हैं वो हमारे तोगा के नाक और मुंह को बंद करने लगते हैं कि बंदा कुछ देखे ना। अब भैया यहाँ पर स्लाइम्स इतने ज़्यादा थे कि ये लोग इन्हें ख़त्म तो कर नहीं सकते थे, तो ये लोग क्या करते हैं, पूरे कासल को ही आग लगा देते हैं और साइंटिस्ट की जितनी भी इच्छाएं थी वो सारी जल के राख हो जाती है। यहाँ पर इनका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन तोगा कोहाकू को पूरा टाउन घुमा रहा था, तभी अचानक से उसकी नज़र कोकोई पे पड़ती है, जो कि एक रोती हुई छोटी सी बच्ची के पास थी। हमारा बंदा उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तो वो बच्ची बताती है कि वो अपनी मम्मी से बिछड़ चुकी है। ये बात सुनते ही तोका अपना नोकिया 500 निकालता है और तुरंत स्कैन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि भाई इस लड़की की मम्मी अभी पुलिस स्टेशन में है। तो हमारा बंदा तुरंत ही उस लड़की को उसकी मम्मी से मिलवा देता है। अब नोकिया 500 के इतने अच्छे फीचर्स को देखकर कोकोई कहती है कि क्या ये किसी को भी ढूंढ सकता है, जिस पर तोगा कहता है कि हाँ, ये किसी को भी कहीं से भी ढूंढ सकता है। तो कोकोई उसे तुरंत सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और शांति से बताती है कि उसे अपने भाई से मिलना है, क्योंकि वो काफी सालों से अपने भाई से नहीं मिली है। तो हमारा बंदा तुरंत ही सर्च मैजिक का यूज करता है और उसे पता चल जाता है कि कोकोई का भाई इस समय एक बैटल में है। कोकोई बताती है कि हाँ, उसे स्वॉर्ड फाइट करना काफी ज्यादा ही पसंद है, तो वो तुरंत ही अपने भाई से मिलने के लिए निकल जाती है। इधर हम अपने बंदे को देखते हैं जो कि वापस से अपने रूम में आ चुका था और वो अपने मैजिकल मोबाइल के और भी फीचर्स को चेक करने लगता है, जहां पर वो अचानक से कैमरे का एक्सरे विजन ऑन कर देता है, जिससे कि उसे अपने बगल वाले रूम में लीजा दिखती है, जो कि कपड़े बदल रही थी और हमारा बंदा बिल्कुल एचडी में सब कुछ देख लेता है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा ही शर्मा रहा था, लेकिन तभी अचानक से लीजा उसके रूम में आ जाती है, जिसे देखकर उसकी पहले फट जाती है कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन लिंजे उसे बताती है कि उसे एक एंशिएंट स्क्रोल मिला है जिसे कि वो पढ़ नहीं पा रही है, तो क्या वो उसकी मदद कर सकता है, जिस पर हमारा बंदा मान जाता है और लिंजे के लिए एक चश्मा बनाता है जिससे कि वो किसी भी एंशिएंट लैंग्वेज को इजीली पढ़ सकती है। लिंजे उस स्क्रोल को पढ़ती है जिसमें कि एक मैजिक स्पेल लिखा हुआ था, तो लिंजे तुरंत ही उस मैजिक स्पेल को करने के लिए बाहर पहुंच जाती है और उसकी प्रैक्टिस करने लग जाती है। लेकिन वो मैजिक इतना ज्यादा ही माना कंज्यूमिंग था कि कुछ ही देर में लिंजे का माना खत्म हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन हमारा बंदा उसे जैसे तैसे कर पकड़ता है और वापस से बेडरूम में ले जाकर आराम करने के लिए छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही लिंजे वापस से ठीक होती है, वो तुरंत पहुंच जाती है प्रैक्टिस करने के लिए और उसका डेडिकेशन देखकर हमारा बंदा अपना माना भी थोड़ा उसके बॉडी के अंदर स्टोर कर देता है, जिससे कि वो वापस से प्रैक्टिस करने लग जाती है। लेकिन फिर भी जब वो नहीं कर पा रही थी तो वो गिव अप करने के बारे में सोचती है, लेकिन तोया उसे मोटिवेट करता है और एक और बार ट्राई करने के लिए कहता है। इस बार लिंजे अपनी पूरी जान लगा देती है और सही में इस बार वो कर देती है और सामने वाले पेड़ को तहस नहस कर देती है। वो इस चीज के लिए तोया को थैंक यू कहती है और वो कहती है कि अब वो इस मूव को अपना स्पेशल मूव बनाएगी। अगले दिन ये लोग एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, जिससे लड़ते दौरान एल्जे के ग्लव्स जो थे वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुके थे और उन्हें रिपेयर कराने के लिए उसे सिटी जाना था। तो वो हमारे तोया से पूछती है उसके साथ चलने के लिए, जिस पर हमारा तोया मान जाता है और फिर वो लोग सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो पहले तो अपने ग्लव्स को रिपेयर करने के लिए डालती है और उसके बाद वो वहाँ से घूम रहे होते हैं। तभी अचानक से एल्जे को एक ब्यूटीफुल ड्रेस दिखती है जो कि उसे काफी ज्यादा ही पसंद आती है, लेकिन वो काफी ज्यादा ही एक्सपेंसिव थी, इसीलिए वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन हमारा तोया इस चीज को नोटिस कर लेता है और तुरंत एल्जे को लेकर उस दुकान के अंदर जाता है और उसके लिए उस ड्रेस को खरीद लेता है। अपने बंदे के पास पैसे की कमी है क्या, इस चीज से एल्जे काफी ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है। घर पहुंचने पर वो सभी लड़कियों को अपनी ड्रेस दिखाती है जो कि उसकी काफी ज्यादा ही तारीफ करते हैं। तभी अचानक से लूमिना के पास एक लेटर आता है और वो बताती है तोया को किंग ने पैलेस में बुलाया है। तो वो सभी लड़कियों को लेकर पहुंच जाता है पैलेस में और भाई किंग यहाँ पर उसे देते हैं एक मेंशन,
ताकि वो उनकी बेटी के साथ मस्त तरीके से रह सके और सेटल हो जाए। अब भाई तोया को मिल चुका था एक बढ़िया सा घर, तो वो अपनी महिला मंडली को लेकर पहुंच जाता है अपने मेंशन में। और जैसे ही मेंशन का डोर खोलता है तो भाई वो सही में काफी ज्यादा ही बड़ा था। यहाँ पर वो अकेला तो रह नहीं सकता था, तो वो अपनी 3 महिला मित्रों से कहता है कि तुम भी यहीं पर रुक जाओ। जिस पर पहले तो वो लोग मना करने लगती हैं कि हम तुम दोनों के बीच में क्या कबाब की हड्डी बनेंगे, लेकिन हमारा बंदा कहता है कि अरे तुम लोग नहीं होगी तो मैं यहाँ पर अकेला रह जाऊंगा, इसीलिए प्लीज रुक जाओ ना, मुझे तुम लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताना है। ये सुनकर ये तीनों ही काफी ब्लश करने लग जाती हैं, खासकर ये लड़की, पता नहीं क्यों। और हमारा बंदा वापस से एक बैडी डैडी बन जाता है। अब हम लोगों की अच्छी तरीके से जलाने के बाद तोया अपने कोहाकू के साथ बाहर बैठ के नज़ारे देख रहा होता है। तभी लूमिनस उसके पास आती है और कहती है डैड ने कुछ मेट्स भेजी हैं, आप उनसे मिल लीजिए चल के। तो हमारा बंदा उनसे मिलने जाता है और वहाँ पर वही बटलर होता है जिसके की हमारी बंदी ने जान बचाई थी। फिर हम देखते हैं कि एल्फ्रेड और सूसी तोया से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर एल्फ्रेड बताता है कि उसे तोया की मदद चाहिए। असल में किंग को मिसफील्ड किंगडम के किंग ने अलायंस के लिए अपने पास बुलाया है, लेकिन एल्फ्रेड को उनके किंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसीलिए वो तोया से कहते हैं कि क्या तुम हमारी किंग की जगह उनसे बात करने के लिए जा सकते हो। जिस पर हमारा बंदा थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद वो इस चीज के लिए मान जाता है। और इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाए हमारी फैमिली में आ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।